नाव से पार करेंगे इनको। तो दोस्तों, ये कोटरी नदी पार करके हम लोग एक आदिवासी गांव में जा रहे हैं और वो आदिवासी गांव गोंड आदिवासियों का है। कोयली बेड़ा ये ब्लॉक है और कांकेर ज़िला है। आज हम आपको यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी जीवन शैली, उनके ज़िंदगी के मसले, उनकी आस्थाएं, वो सब दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे और ख़ुद भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आजकल हम छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं और आज जिस हम गांव में मौजूद हैं, इस गांव का नाम कंदाड़ी है। इस इलाके को परालकोट का इलाका कहा जाता है। कोयली बेड़ा ब्लॉक है, पखानजूर तहसील है और कांकेर ज़िला है। और अक्सर ये होता है कि जब हम आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ आदिवासी समुदायों से, परिवारों से मिलते हैं, दिन भर उनके साथ बिताते हैं और शाम को अपने ठिकाने पर लौट आते हैं। लेकिन ये घने जंगल का इलाका है और यहाँ पर हम लगातार कई दिन बिताने के लिए आए हैं और हमारी रातें भी यहाँ पर आदिवासी परिवारों के साथ ही कट रही हैं। आज कंदाड़ी गांव के एक घर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर इस परिवार के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं और इस गांव के आसपास के घरों से भी कुछ लोग यहाँ पर जमा हैं। आप देख रहे हैं ये आग बीच में जल रही है आंगन में। और अक्सर शाम को जैसे गांवों में लोग जमा होते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, इस घर में भी जमा थे और हम इसमें चर्चा में हमें लगा के शामिल हो जाते हैं। अनिल नरूटी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और भी गांव के लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस इलाके के बारे में, इनके आदिवासी समुदाय से जुड़े मसलों के बारे में क्या कहना है इनका, कैसी ज़िंदगी है। तो अनिल जी, थोड़ा सा अपने इस इलाके के बारे में बताइए हमें पहले, परालकोट के बारे में, अपने गांव के बारे में। कितनी आबादी है, कितने गांव हैं, कौन कौन से आदिवासी समुदाय यहाँ रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। इस गांव का नाम तो कंदाड़ी है सर। ये परालकोट क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस परालकोट क्षेत्र पूरा पखानजूर एरिया तो कहा जाता है, परालकोट के नाम से जाना जाता है पहले से। यहाँ इस गांव का आबादी तो 350 लगभग है। लेकिन इस पहले से ही हमारे बुजुर्ग लोग जंगलों में रहकर इस
गांव का शुरुआत किए हैं। हम्म। इस गांव का नाम कंदाड़ी है और ग्राम पंचायत नाम भी है कंदाड़ी। अच्छा, जो पंचायत एरिया है मतलब एक से ज़्यादा गांव है पंचायत में? जी, एक कंदाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगभग 8 गांव आते हैं। 8 गांव आते हैं जी। और अगर 8 गांवों की आबादी की बात करें तो कितनी आबादी होगी? ये पिछले 2020 के चुनाव, पंचायत चुनाव के आसपास उसका 1500 होता भी तो हो गया होगा लगभग 1600-1700। मतलब वही 200 से 300 के बीच में हर गांव की आबादी है। और गांवों के बीच में दूरी कितनी है, कितना एरिया होगा ये आपका जो कंदाड़ी पंचायत क्षेत्र है? कंदाड़ी पंचायत से ये दूर गांव है और सबसे अधिक दूर होगा लगभग 8 किलोमीटर। अच्छा, मतलब 7-8 किलोमीटर के दायरे में सारे गांव हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ जो ये पंचायत का एरिया है इसमें स्कूल है, हाई स्कूल, प्राथमिक स्कूल, क्या है स्थिति? अपने पंचायत के अंदर तो हाई स्कूल नहीं है सर। हाँ। पूर्व माध्यमिक शाला है ग्राम पंचायत कंदाड़ी गांव में है एक तो। अच्छा, हाँ, तो जो बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है? उनको यहाँ से नदी पार करके छोटे बेटे जाना पड़ता है सर। कई लोग तो बाहर में बांधे पकांजूर जाते थे, लेकिन ये कोरोना काल के चलते आश्रम छात्रावास बंद है, तब से कई दिक्कत आ गई है, तब से अपने घरों में रह रहे हैं बच्चे। अच्छा, जो लॉकडाउन हुआ पहले, फिर कोरोना की दूसरी लहर आ गई, तो जो हॉस्टल बने थे, जो छात्रावास थे, वो सब बंद पड़े हुए हैं? जी सर, अब तक तो खुला नहीं। कई बच्चे अपने पढ़ाई छोड़कर अभी घर में बैठ चुके हैं सर। अच्छा, और आपके इलाके से कितने बच्चे होंगे जो छात्रावास में जाते हैं रहने के लिए, वहाँ पर पढ़ते थे अपने अंदाजे से? जी, अपने क्षेत्र से तो लगभग गांव में तो बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। जब छात्रावास रेगुलर चलते रहता था तो बांधे पकंजूर बेटियां छात्रावास में एडमिशन करा के हम पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन अभी लगभग तो होगा वही 150 तक ऐसी बच्चे हैं बाहर जाने वाले थे। कुछ लोग तो जाते थे, लेकिन कुछ लोग अपने 1-2 साल गैप होने के बाद उनका पढ़ाई का मूड में दिमाग खिंचक गया, तब से जाते भी नहीं कुछ लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोरोना की वजह से जो स्कूल थे, हॉस्टल थे, वो बंद हो गए, इस वजह से कुछ बच्चों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई है? जी सर, अभी 1-2 महीना जब गर्मी में छुट्टी होती है तो बच्चे का पढ़ाई बंद होती है, उसी में अगर उनका दिमाग खिंचक जाता है और पढ़ाई के लाइन से खिसक जाते हैं। तो अभी 2 साल बंद है तो कई लोग अब अभी पढ़ाई छोड़ दिए, ऐसी जाने की इच्छा नहीं करते बच्चे लोग सर। और ऐसे इन जनरल पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं आपके इलाके से, कोई आपके गांव से जो हायर एजुकेशन में पहुंचा हो, कॉलेज में या किसी और प्रोफेशनल कॉलेज में? कॉलेज में तो बहुत कम बच्चे हैं सर। लेकिन हायर सेकेंडरी और ये मैट्रिक, प्री मैट्रिक में है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस महामारी के चलते हुए न सिर्फ ये हुआ है कि स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, पहले से ही जो यहाँ पर चुनौतियाँ थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, और ज़्यादा ड्रॉप आउट हुआ है स्कूलों से। जी सर। तो आपने कभी ये कहा नहीं प्रशासन को, अधिकारियों को, कि अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, सब कुछ खुल रहा है, तो हॉस्टल भी खोल दिया जाना चाहिए? जी सर, हम तो कई बार अपने आवेदन दिए और कई बार रैली प्रदर्शन करके, आंदोलन भी करके, अपने ज्ञापन भी सौंपा। अच्छा, इस मसले पर आंदोलन भी किया आप लोगों ने? जी सर, लेकिन अपने मांगों को अनदेखी कर रहे शासन। अच्छा, और हमारी नहीं सुनाई हो रही है आप लोगों की? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जब लॉकडाउन हुआ और स्कूल और हॉस्टल बंद हो गए, फिर सेकेंड वेव आ गया कोरोना का, तो उस दौरान ये कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी,
जी सर। तो क्या आपके यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई बच्चों की? अपने क्षेत्र में तो ऐसे आर्थिक स्थिति का कमी है सर, तो आप 10-12 हज़ार का मोबाइल कहाँ से ले सकते थे और आप ऑनलाइन पढ़ाई हो सकते थे? बिल्कुल वो टफ है सर, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चला वो ऑनलाइन पढ़ाई। जी, वैसी सुविधा भी नहीं है। वैसी सुविधा भी नहीं है। और ऐसे तो टावर का भी दिक्कत होती है और हाँ। मोबाइल को नेटवर्क, करने के लिए भी दिक्कत होती है। जी। तो ऑनलाइन करने का सुविधा, ऐसे तो पुस्तक कापी के भी करने के लिए कुछ कमी होती है, तो जी। मोबाइल में बड़े खरीद के ऑनलाइन करके कहाँ से पढ़ाई कर सकते नहीं, और ये तो जब आदिवासी इलाकों से बच्चों को स्कूल तक लाना ही थोड़ा सा मुश्किल है, उनसे ये उम्मीद करना कि वो ऑनलाइन समझ पाएंगे टीचर जो बता रहे हैं, थोड़ा सा शायद मुश्किल है, जी सर। मुश्किल होता होगा। जी सर। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जब बच्चे प्राथमिक स्कूल जाते हैं तो उनको मिड डे मील मिलता है, हॉस्टल जाते हैं तो वहाँ पे टाइम पे उनको खाना मिलता है, पढ़ने लिखने का भी व्यवस्था हो जाती है। क्या उस मोर्चे पर भी आपको लगता है कि आपके जो बच्चे हैं उनको नुकसान हुआ है, जो एक उनको खाद्य सुरक्षा हासिल थी वहाँ पे, उस मामले में भी आप कुछ महसूस करते हैं, या खाना तो घर पे भी खाते हैं, सही है? जी क्योंकि सर। हॉस्टल में थोड़ी सी बेहतर जिंदगी तो मिलती होगी। जी सर, ऐसे तो है घर में खाना, लेकिन कुछ लोग का ऐसी आर्थिक स्थिति गंभीर है, उन लोगों का खाने के ना भोजन के नाम से भी कुछ बच्चे स्कूल में जाते थे, लेकिन जब ये मध्याह्न भोजन बंद हुआ तब से तो स्कूल चलने से भी कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं जाते हैं। वो भी स्कूल चलने, अगर मध्याह्न भोजन नहीं होगा तो स्कूल में जाने का कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहता है। जी सर। जी। तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो स्कूलों की बात हो गई, कि इस इलाके में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, उसका क्या हाल है, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी कई बार चर्चा है सर हमारे तरफ। दूर अस्पतालों में जाने के लिए दिक्कत है, और नदी के कारण सर कोई डॉक्टर भी नहीं आते हैं इधर। नदी के कारण, और बरसात में हम लोग जब आ रहे थे नदी पार करके, तो हमने देखा कि पूरा कच्चा है यहाँ पे। बरसात में कैसे आना जाना करते हैं आप लोग? लकड़ी का नाव बनाए हैं सर उस गांव वाले, उसी में हम आना जाना करते हैं। बड़ी मुश्किल से, यदि एकदम पानी ओवर होने से तो पार भी होना असंभव हो जाता है। जब किसी का गंभीर बीमारी हो जाते हैं तो लेना दिक्कत हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है, जी सर, जा नहीं पाते। जा नहीं पाते। इसलिए हम कई बार आवेदन दिया गया, रैली जुलूस करके ज्ञापन भी दिए, लेकिन हमारे स्वास्थ्य केंद्र के बारे में कोई शासन नहीं। तो आपके ध्यान नहीं दे रहे सर। जनप्रतिनिधि भी होंगे जो MLAs हैं, MPs हैं, या और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, क्या आप उन पर दबाव नहीं बनाते हैं? क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं? जब उन पर सवाल जवाब करने से हो जाएगा बोलते हैं सर, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद कुछ होता ही नहीं है अपने क्षेत्र में, भूल जाते हैं सर। तो अगर ये तो हो गई, स्कूल की बात हो गई, स्वास्थ्य केंद्र की बात हो गई, लेकिन जैसे आपने कहा कि गंभीर बीमार कोई हो जाता है तो नज़दीक, सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कहाँ पे है, कहाँ ले जाते हैं आप? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांधे है, और वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 16 किलोमीटर यहाँ से वो 20-25 किलोमीटर, बेटिया से 16 होती है, लेकिन यहाँ से 20 करीब लगे। यहाँ इस गांव से 20 किलोमीटर के करीब होगा। चलिए 15 से 20 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना, कि दूर है, मतलब कुल मिला के यहाँ से। ऊपर से एक तो नदी है, ऊपर से नदी है। चलिए ये मान ले कि चलिए आप लोगों ने नाव बनाया हुआ, लेकिन उसके बावजूद 15-20 किलोमीटर दूर है वो जो अस्पताल है वहाँ पर। अच्छा, चलिए आप लोगों से, आपके साथ कई दिन बिताएंगे, आप लोगों से बात होती रहेगी। तो दोस्तों, आम तौर पर ये माना जाता है कि आदिवासी इलाकों में बच्चों को स्कूल तक लाना एक मुश्किल काम होता है। उसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, कई तरह
से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो स्कूलों में आएँ और सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि आदिवासी इलाकों में माँ बाप को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि परालकोट के इस गांव में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में महामारी की वजह से ही सही बेशक, लेकिन यहाँ पर स्कूल बंद हैं और ख़ास तौर पर जो हॉस्टल वाले स्कूल हैं वो बंद होने से इनके बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई है, जिसे आप आमतौर पर स्कूल ड्रॉप आउट कहते हैं। वैसे भी इन इलाकों में ज़्यादा है, लेकिन हॉस्टल्स बंद होने से और ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है। और एजुकेशन पर और ख़ास तौर पर आदिवासी इलाकों में जो एजुकेशन है उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव हमें एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में देखने के लिए मिल रहा है। तो आप तक इस तरह की चर्चाएं मैं लेकर आता रहूँगा। ये गोंड आदिवासियों का गांव है, इस इलाके में हल्बा और उरांव आदिवासी भी हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चर्चाओं के अलावा इनकी जो सामाजिक धार्मिक आस्थाएं हैं, इनकी भाषा है, जीवन शैली है, इनके रोज़ी रोटी के जो मसले हैं, खेती किसानी के जो मसले हैं, उन सब पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ख़ास ज़मीनी रिपोर्ट आप लोगों को दिखा पाएँ। आप मैं भी भारत देखते रहें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।